भटिंडा में जो फायरिंग हुई है उसमें एनडीटीवी ने एफआईआर हमने देखी और उस एफआईआर में कहा गया है कि 4:30 बजे मेस के एरिया में फायरिंग की सूचना मिली थी। बताया यह भी गया है कि जो नकाबपोश थे वो वहां पर देखे गए थे और एक हाथ में उनके इंसास राइफल थी और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए इन्होंने यहां पर हमला किया। नकाबपोश जंगल की तरफ भाग गए। जवानों का शव जो है वो खून से लथपथ वहां पड़ा मिला। ये एनडीटीवी को जो एफआईआर हाथ लगी है उससे जानकारी सामने आ रही है। इस पूरे मामले की अब जांच हो रही है। पुलिस और सेना इसकी जॉइंट जो है वो जांच कर रही है। आपको ये बता दें कि जानकारी ये भी आई थी कि कुछ दिन पहले गार्ड रूम से एक सेना की इंसास राइफल और 28 राउंड जो थे वो गायब हो गए थे। उसके बाद आज यह बताया जा रहा है कि शायद उसी इंसास राइफल का जो इसका इस्तेमाल करके यह हमला किया गया। कौन लोग थे अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन इस बात की कम से कम भटिंडा की पुलिस ने पुष्टि की है कि यह आतंकवादी हमला नहीं था। हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, ये बहुत बड़ी घटना है। सेना के इस तरीके के सुरक्षित बेस के अंदर ऐसा हमला हो जाता है, 4 जवानों की मौत हो जाती है और अभी इस बात का सुराग नहीं मिल पा रहा कि कौन लोग थे जिन्होंने हमले को अंजाम दिया। बिल्कुल सही कर रहे हैं, बहुत बड़ी घटना है और सबसे बड़े अंदाजा आप लगाइए कि भटिंडा मिलिट्री बेस, वो बेस जो आर्टिलरी यूनिट है और वो पाकिस्तान बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है, वहाँ इस तरह की घटना होती है। लेकिन आपको बता दें कि ये सारी जानकारी जो अभी तक मिल पा रही है वो पंजाब पुलिस पे जो सेना के एक मेजर ने एफआईआर दर्ज कराई है उसके मुताबिक मिल पा रही है। सेना की ओर से जो आधिकारिक तौर पर जानकारी बस इतनी दी गई कि सुबह 4:35 पर फायरिंग की घटना हुई है, गोलाबारी की घटना हुई है और उस गोलाबारी में 4 लोगों जवान की मौत हो गई है, ये कंफर्म किया गया है। साथ में यह भी बताया गया है कि एक इंसास राइफल 2 दिन पहले जो गायब हुई थी, अब वो इंसास राइफल मिल चुका है और 28 राउंड जो कारतूस गायब हुआ था उसके बारे में नहीं बताया गया, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि कारतूस भी जो मिल चुका है। सेना इस पूरे मामले की फॉरेंसिक जाँच कर रही है। फॉरेंसिक जाँच के बाद ही पता लग पाएगा कि इस इंसास राइफल का जो जवानों की जो फायरिंग में जो मौत हुई है वो वही वजह है, इसी इंसास राइफल का इस्तेमाल हुआ था या कोई और दूसरा वेपन इस्तेमाल किया गया था। लेकिन जो पंजाब पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है से जो सेना के अधिकारी और उससे साफ लगता है कि 2 नकाबपोश व्यक्तियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बड़ी बात है कि 2 नकाबपोश व्यक्ति आखिर है कौन, कहाँ से ये आदमी आए। सेना का अगर अंदर का आदमी है तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर कोई बाहर से अगर कोई आया है तो कह सकते हैं कि एक सुरक्षा में बहुत बड़ा सेंध लगने की बात है, खासतौर से भटिंडा मिलिट्री एयरबेस में। सेना का ये कहना है कि बहुत संवेदनशील मामला है, पूरे मामले की जांच चल रही है, सेना और पुलिस के अधिकारी जांच कर रहे हैं, तभी हम पक्के तौर पर कुछ कह पाएंगे। जी राजीव, लेकिन सेना ने अभी तक यह भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति पकड़ा नहीं गया है। इस बात की तस्दीक अभी नहीं हुई है कि क्या ये अंदर का ही कोई व्यक्ति था या बाहर से आए थे। जैसे आप भी कह रहे थे, इन दोनों ही मामलों में बहुत बड़े सवाल उठेंगे। अगर कोई बाहर का व्यक्ति है तो ये सुरक्षा कैसे भेद कर अंदर पहुंच के लोगों को मारा और उसके बाद वहां से सुरक्षित बाहर निकल गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। पूरे जो बेस है उसकी सुरक्षा पर सवाल खड़े होंगे। और अगर यह अंदर का व्यक्ति है तो सेना के जो और भी जवान ऑफिसर्स अभी भटिंडा बेस पर हैं उनके लिए खतरा बरकरार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये दोनों सवाल बहुत ही गंभीर सवाल है और जिसको जवाब सेना और पुलिस को कम से कम देना पड़ेगा, जो दोनों एजेंसी इस मामले को जांच कर रही है कि आखिर ये घटना हुई तो कैसे है। जैसे शुरू में अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि संभवतः एक जवान जो है दूसरे साथियों को, कई बार सेना में देखने को आया है कि गुस्से में की वजह से, पारिवारिक दिक्कत की वजह से या कभी अफसर ने डांट दिया तो उस वजह से अपने साथियों पर फायरिंग कर देता और जिस वजह से 2-3 जवानों की मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या घटना हुई है, आखिर 2 लोगों ने जो फायरिंग किया है, जिसके हाथ में एक इंसास मिला और दूसरे के हाथ में कुल्हाड़ी या कुछ इस तरह के हथियार की बात हो रही है, तो उसने जो फायरिंग किया, जवानों को मारा, तो आखिर क्यों मारा, इसके पीछे क्या मोटिव था और कौन लोग थे वो, क्या अंदर के लोग थे, तो यह भी खतरनाक है। अगर बाहर से आए हैं तो और भी सवाल होता है कि इतना सुरक्षा घेरा को, वो भी पंजाब जैसी जगह में जहां पाकिस्तान बॉर्डर बिल्कुल सटा हुआ, हाई अलर्ट पर सब कुछ होता है, वहां कोई कैसे बाहर का आदमी आ गया। अगर अपने अंदर का आदमी है तो और भी ज्यादा खतरनाक है। दोनों बातें बहुत चिंता वाली हैं, बहुत खतरे वाली हैं
और सबसे बड़ी बात कि नकाबपोश लोग इस तरीके से सुबह सुबह सेना के कंपाउंड में, सेना के एक अति सुरक्षित संवेदनशील जो अड्डा है वहां पर पहुंचते हैं, इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं और नकाबपोश लोग उसके बाद जंगल में भाग जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक सुरक्षा को लेकर चूक भी बन के सामने आ रहा है। तो इसकी जांच अभी चल रही है। ज्यादा जानकारी इस जैसे ही सेना की तरफ से मिलेगी और जानकारी इसमें जोड़ी जरूर जाएगी। राजीव, अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बड़ी सियासी खबर की। राजस्थान में जो कांग्रेस का अंतर्द्वंद है वो रुकने का एक तो नाम नहीं ले रहा और उसी के चलते जो विपक्षी दल हैं उनको चुटकी लेने का, कांग्रेस के ऊपर हमला करने का मौका भी मिल रहा है। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में चल रही सियासी दंगल। सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे थे, आपको याद होगा। उनका कहना था कि वो गहलोत सरकार में वसुंधरा राजे सरकार के जो भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई नहीं की है उसके खिलाफ वो बैठ रहे हैं। यानी कि मोर्चा तो उन्होंने वसुंधरा के नाम पर खोला लेकिन निशाना अशोक गहलोत ही थे। अब इसको लेकर कांग्रेस के अंदर तरह तरह से बवाल देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको यह बता दें कि यह सवाल अब उठ रहा है कि क्या सचिन पायलट के ऊपर कांग्रेस ने जो कहा जा रहा था कि एंटी पार्टी एक्टिविटी है उनके खिलाफ एक्शन लेने का मन बना लिया है। और यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राजस्थान में प्रभारी जो हैं कांग्रेस के, सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पायलट का जो मुद्दा है उस मुद्दे से वो सहमत हैं लेकिन उनका तरीका गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि यह मुद्दा सदन में उठाना चाहिए था। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी कहा कि इस पर कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, अब कार्रवाई जरूर होगी। पहले आपको बताते हैं कि रंधावा साहब ने कहा क्या। सचिन पायलट जी ने जो मुद्दा उठाया है करप्शन का, मैं उसके साथ सहमत हूं। उठाने का तरीका गलत है। राजस्थान में जब विधानसभा का सेशन चल रहा था उस टाइम हाउस में गवर्नर एड्रेस पर इनको बोलना चाहिए था। मेरे को बता देते कि जी एक बहुत बड़ा इशू है, आप इसको करिए। देखिए कार्रवाई तो कई बार होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। अब वैसा नहीं होगा, अब कार्रवाई होगी। तो अंतर्द्वंद जो लड़ाई है वो चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इस बीच अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट पर जो सवाल उनसे पूछे गए उससे बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा मेरा मुद्दा सिर्फ कांग्रेस को जीत दिलाने का है। कि मैं कह चुका हूं, आपको कहना चाहूंगा मेरा लक्ष्य 2030 है। उसमें महंगाई राहत पहला कदम है और कई कदम उठाए जाएंगे। हमने रोड मैप बना रखा है, समय समय आपको हम ब्रीफ करेंगे कौन क्या कर रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारा लक्ष्य वही है, महंगाई राहत। हम एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, महंगाई राहत। उसके अलावा हमारा कोई ध्यान जाते ही नहीं, राइट लेफ्ट जाते नहीं ध्यान। अब गहलोत साहब का ध्यान इस पर जाए ना जाए पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिन पायलट के बहाने गहलोत साहब पर चुटकी जरूर ले ली। आज राजस्थान में वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए सचिन पायलट का नाम लिए बिना कहा कि बड़ी मसरूफियत में है आजकल राजनीतिक तौर पर गहलोत साहब। जरा क्या कहा उन्होंने, ये भी आपको सुनवाते हैं। गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो हाथ में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं, तो आपको तो दो हाथ में लड्डू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत पर निशाना जरूर साधा, कांग्रेस की लड़ाई पर भी निशाना साधा। अशोक गहलोत ने इससे पलटवार करते हुए ट्विटर पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पूरा बयान आज दिया, जो स्पीच पूरी दी,
वो बयान सियासी बयान है। 2023-24 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए दिया गया बयान है। जनता इस बात को, देशवासी इस बात को समझ रहे हैं और वो जो उनके गले उतरेगा नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं। लेकिन इन सब के बीच में क्या सचिन पायलट के ऊपर एक्शन होने वाला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती जुड़ रहे हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं एनडीटीवी इंडिया के। मनोरंजन जी, बाबा ये बताइए कि क्या अब कांग्रेस ने मन बना लिया है कि बहुत लड़ाई हो गई, अशोक गहलोत के हम पीछे खड़े हैं, उनके बिना गुजारा नहीं है, सचिन पायलट के ऊपर अब एक्शन होगा? देखिए, यदि आप रंधावा साहब की बात सुने तो जो बात हमने दिखाई है उसमें वो जरूर कहते हैं कि अब एक्शन का वक्त है, इस बार एक्शन होगा, अब पहले की तरह बात नहीं रही कांग्रेस में। लेकिन आप पूरे बयान को यदि आप सुनेंगे रंधावा साहब को, जो मैंने बैठ के सुना है, तो उन्होंने कई बातें कही है। बीच में उन्होंने एक जगह कहा कि हम सहमत है कि पायलट जो मुद्दा उठा रहे हैं, मुद्दा उठाने का तरीका अलग है। ये बात एआईसीसी भी कह चुकी है, जब एआईसीसी का जो स्टेटमेंट आया था कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये है कि क्या पायलट को कांग्रेस अपने से अलग करेगी, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी, या फिर उनको लगता है कि एक और नेता को आप अपने आप से अलग कर देंगे, जो कि कांग्रेस में लगातार देखने को मिला है। जितने भी यंग नेता हैं, आप पिछले दिनों जितने भी नेता कांग्रेस छोड़ के गए उनके बारे में जो बात कही जा रही है, क्या उसी तरह का ट्रीटमेंट सचिन पायलट को मिलेगा? लेकिन यहाँ पर एक जो चुप्पी है वो गांधी परिवार की है, उसके ओर भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सचिन पायलट लगातार ये कहते रहे कि उन्हें उनसे एश्योरेंस मिला था कि उनको जो है चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। पायलट अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस क्या इतना हिम्मत दिखा पाएगी? मुझे लगता है कि इस बारे में कुछ कहना अभी जल्दीबाजी होगा जी। शायद ये मामला और आपको टलते हुए दिखेगा। बाबा, लेकिन सचिन पायलट ने जिस तरीके से कल पार्टी की वार्निंग के बाद भी जो अनशन किया, उन्होंने तो ऐसा लगा कि पार्टी को चैलेंज कर दिया कि मुझे तो आप राजनीतिक मार्टर बना दीजिए, पॉलिटिकल मार्टर बना दीजिए, पार्टी से बाहर निकालना है तो वो कार्रवाई आप कीजिए। क्या उसी तरफ सचिन पायलट, क्योंकि अब चुप्पी उनकी तरफ से है, उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, सचिन पायलट को बता दिया गया था कि आप भले ही अनशन पे बैठ गए हैं, लेकिन आप गहलोत सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। आपको बोलना है वसुंधरा के खिलाफ बोलिए और बाकी उनके बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलिए। आप जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ बोलिए। आपको बोलना है तो राहुल गांधी के सस्पेंशन पे बोलिए। तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट ने उस बात को रखी है। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ कल मंच से कुछ नहीं बोला जब वो मीडिया से बात कर रहे थे, तो एक बीच का रास्ता उन्होंने भी छोड़ा है। अब देखना है कि कांग्रेस लीडरशिप क्या कदम उठाती है। बीच का रास्ता अभी भी बचा हुआ है, पर कांग्रेस क्या एक बार फिर से इस मामले को ऐसे ही लटकाती हुई आगे चलेगी जैसे हमने पिछले कई दिनों में देखा, या जैसे रंधावा साहब कह रहे हैं कि डिसाइसिव एक्शन होगा? उसकी जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी बाबा सबसे पहले एनडीटीवी इंडिया पर लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोरंजन भारती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस जब आएंगे तब आपको बताएंगे कि दिल्ली के अंदर आज स्कूल के अंदर हथियारबंद पुलिस वालों को क्यों जाना पड़ गया, पूरी इतनी जबरदस्त ड्रिल क्यों दिल्ली पुलिस को करनी पड़ गई, ये खबर छोटे से ब्रेक के बाद। दिल्ली में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक स्कूल में बम होने की खबर आई। सादिक नगर में स्थित स्कूल में एक ईमेल आया और उसके जरिए बताया गया कि स्कूल के अंदर बम रखा हुआ है। इसको देखते ही स्कूल के अंदर अफरा तफरी हो गई, स्कूल को तुरंत खाली कराया गया। हालांकि जांच में कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला। दरअसल स्कूल के प्रशासन को धमकी जो ईमेल पर मिली थी, उसके बाद दिल्ली पुलिस का बम निरोधक दस्ता और स्वॉट टीम मौके पर पहुंचे और ये हथियारबंद पुलिस वाले जो आप देख रहे हैं ये स्कूल के अंदर दाखिल हुए और इन्होंने पूरे स्कूल की चप्पे चप्पे की जांच की। इस दौरान स्कूल में जो लोग थे, जो बच्चे, उन्हें बाहर निकालने के लिए प्रशासन जद्दोजहद कर रहा था। वहीं जो बाहर अभिभावक खड़े थे, वो भीड़ जो थी उनकी, वो भी परेशान इस बात को देखकर थे कि किस तरीके से यहां पर पुलिस का इतना बड़ा जमावड़ा हो गया है और बम की घटना जो खबर आई है। इस दौरान हमारे सहयोगी विमल मोहन वहां मौजूद थे। उन्होंने वहां पर मौजूद अभिभावकों से भी बात की और ये रिपोर्ट भेजी। ये सादिक नगर का इंडियन स्कूल है और यहाँ पे थोड़ी देर पहले 11:30 बजे के करीब पेरेंट्स को मैसेज आया कि यहाँ पे बॉम्ब स्केयर है और उसके बाद एक तरह की अफरा तफरी मच गई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विशाल सिंह यादव है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 9वीं में पढ़ता है, एक 6ठी में पढ़ता है और बहुत भीड़ थी उस वक्त। हम लोग करीब 12 बजे पहुँचे
रोड पे भी काफ़ी भीड़ थी और बच्चों को पता नहीं चल रहा था किस गेट से मिल रहे हैं। तो क्या खबर क्या आई थी आपको, मैसेज क्या आया? मैसेज ये आया था कि कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से अब बच्चों को आप पिकअप कर लीजिए स्कूल से। तो और यहाँ आने के बाद पता चला कि बम का ही है। नहीं, वो कुछ बता नहीं रहा था, कोई क्लियर नहीं हो रहा था। कोई कह रहा था बैग में आग लग गई है, कहीं आग लग गई, कोई कह रहा बम लगा हुआ है। बच्चों के बैग्स भी अभी वहीं पे पड़े हुए हैं। अच्छा, अंदर पड़े हुए स्कूल के पास। ये आप कह रहे थे दूसरी बार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमरदीप है। तो ये पहले भी कह रहे थे कि मेल आई है स्कूल में, एंड दिस इज द सेकंड टाइम। अफवाह उड़ाई है और कुछ भी नहीं है। अफवाह उड़ाई है? हाँ जी, हाँ जी। आप इस पहले स्कूल में ऐसा एक बार हो चुका है। आप इस स्कूल में काम करते हैं? मैं स्कूल की बस चलाता हूँ। तो ये जब आई है तो इसमें पहले जैसे 2 महीने पहले आई थी, तो इसमें कोई पता नहीं चला कहाँ से आई है, क्या हुआ है? पता तो चला था, वो अंदर ही अंदर बात रह गई है, बाहर नहीं आई है। पता चला। और इस तरह से देख रहे हैं अफरा तफरी है, इस तरफ सारे स्कूल के पेरेंट्स खड़े हैं, यहाँ पे ट्रैफिक जाम लग गया है। और जिस तरह का माहौल है, ये इसकी वजह जानना ये जांच की बात होगी, लेकिन फिलहाल ये ज़रूर है कि इस तरह से स्कूल्स में आना शुरू हुआ है। और अगर ये ट्रेंड है तो ये अच्छा ट्रेंड नहीं कहा जा सकता है। दिल्ली से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। आज के लिए बड़ी खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी पर जारी है, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।